Well, students, in today's study session, we are going to continue the 4C, the chapter 4C, that is electrical devices. So, yesterday we have studied electrical devices, AC generator, DC generator and चॉक कॉइल. ये तीन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमने कल स्टडी किए थे. चॉक कॉइल का कॉन्सेप्ट था थोड़ा जो चल रहा था हमारा कंटिन्यू. चॉक कॉइल सिंपली एन इंडक्टर which controls the alternating current without any loss of energy. ये एक एडवांटेज था उसका कि चॉक कॉइल बिना एनर्जी के लॉस के करंट को कंट्रोल करता है, क्योंकि इंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाली बैक ईएमएफ और उस बैक ईएमएफ का पैरामीटर इंडक्टिव रिएक्टेंस, उस बैक ईएमएफ से प्रोड्यूस होने वाला इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, दैट इज एल ओमेगा, फॉर्मूला उसका है. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये वो फैक्टर है इंडक्टर का जो अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करता है ना. और बिना, जैसे हम कंपेयर करें इसको रेजिस्टर के साथ कंपेयर करें तो रेजिस्टर हीट की फॉर्म में एनर्जी को वेस्ट करता है, तब वो इलेक्ट्रिकल करंट को कंट्रोल करता है रेजिस्टर, है ना. लेकिन उसकी जगह पे एडवांटेज जो है इंडक्टर का वो ये है कि ये करंट को कंट्रोल करता है बिना एनर्जी के लॉस के. ठीक है. एक्सएल इक्वल्स टू एल ओमेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस. दिस इज दैट फैक्टर ऑपोजिशन which is offered by inductor to the flow of current, है ना. अब यहाँ पर हमने दो तरह का चॉक कॉइल डिस्कस किया, एयर कॉइल चॉक कॉइल और दूसरा कौन सा, आयरन कोर चॉक कॉइल. दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है. डिपेंड करता है कि जिस करंट को कंट्रोल करने जा रहा है वो करंट हाई फ्रिक्वेंसी करंट है या अगर लो फ्रिक्वेंसी करंट होगा तो कौन सी चॉक कॉइल प्रेफर की जाएगी, एयर कोर चॉक कॉइल या आयरन कोर. आयरन कोर, क्योंकि आयरन कोर चॉक कॉइल का एल दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस लार्ज होगा. एल की वैल्यू इसके लिए लार्ज होगी, आयरन कोर चॉक कॉइल के लिए ज्यादा होगी. तो हमें जरूरत रहेगी एक्सएल. ओवरऑल हमें एक्सएल लार्ज चाहिए. अगर वो ओमेगा के लार्ज होने से मिल जाता है तो एल की वैल्यू स्मॉल चलेगी. और एल स्मॉल किसका होगा, एयर कोर चॉक कॉइल का होगा. सो अगर करंट हाई फ्रीक्वेंसी का है, अगर करंट हाई फ्रीक्वेंसी का है तो एक्सएल की लार्ज वैल्यू हमें ओमेगा से ही मिल जाएगी. एल को लार्ज करने की जरूरत नहीं है. इट मीन्स वी कैन यूज एयर कोर्ड चॉक कॉइल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी करंट. क्या नाम दिया था हाई फ्रीक्वेंसी करंट को, रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट, रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट, है ना. और दूसरी तरफ लो फ्रीक्वेंसी करंट जिसको क्या नाम दिया था, ऑडियो फ्रीक्वेंसी करंट. तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी करंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी कैसी चॉक कॉइल की, आयरन कोर चॉक कॉइल की, क्योंकि आयरन कोर चॉक कॉइल का एल लार्ज होगा और एल के लार्ज होने से ये पूरा प्रोडक्ट दैट इज एक्सएल लार्ज होगा. तो करंट की कंट्रोलिंग एक्सएल लार्ज होने से ही होगी. सो दिस वर द टू सिचुएशंस वेयर चॉक कॉइल इज प्रेफर्ड, आइदर एयर कोर चॉक कॉइल और आयरन कोर चॉक कॉइल. तो ये टॉपिक हमने कल डिस्कस कर लिया था. तो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ट्रांसफार्मर. नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर it transforms alternating low current at high voltage into alternating high current at low voltage. सीधे सीधे शब्दों में ये वो डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है. इंक्रीज करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसके दो टाइप्स हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. फर्स्ट टाइप इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड द सेकंड वन इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. द ट्रांसफार्मर स्टेप अप की बात कर रहे हैं. द ट्रांसफार्मर which increases the alternating voltage, जो alternating voltage को increase करता है, जिसकी इनपुट में दिया गया वोल्टेज लो होता है
और उस लो वोल्टेज को वो आउटपुट में जब देता है तो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके प्रोड्यूस करता है उसको, है ना। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, इसको दूसरी फॉर्म में हम डेफिनेशन को ऐसे दे सकते हैं, द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इन विच नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। इसकी दो कॉइल्स होती हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो एक बल्क पीस ऑफ मेटल जिसमें दोनों साइड पे कोर्स प्रोड्यूस की गई हो, इस तरह के बल्क पीस ऑफ मेटल पे इंसुलेटेड कॉपर वायर्स रैप की गई हैं, लपेटी गई हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, जहां पर इनपुट दी जाएगी दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, और जहां से इनपुट ली जाएगी जिस साइड की कॉइल से दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। तो अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम हो, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसको इनपुट में दिया गया हाई वोल्टेज और उसको ये कन्वर्ट करता है आउटपुट में, जब किसी लोड रजिस्टर में से इसको फ्लो करवाया जाता है तो उसमें ये आउटपुट जो देता है वो लो वोल्टेज देता है। दैट मीन्स इट कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज, है ना। और दूसरी तरफ हम स्टेप अप की बात करें तो इसी को अगर रिवर्स कर दो, वाली कॉइल को इनपुट के साथ अटैच कर दो, इसको आउटपुट के साथ अटैच कर दो, तो उस केस में ये प्राइमरी हो जाएगी। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम होंगे सेकेंडरी से तो ये वर्क क्या करेगा, ये इनपुट में दिए गए वोल्टेज को आउटपुट में जब देगा तो इंक्रीज करके देगा। दैट मीन्स इट विल इंक्रीज द वोल्टेज। तो स्टेप अप इसलिए नाम उसको दिया गया, स्टेप अप। अप और डाउन आर द नेम्स गिवन रिलेटिव टू वोल्टेज, है ना। वोल्टेज से रिलेटिवली नाम दिए गए हैं। स्टेप अप वो है जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, इनपुट में उसको कम वोल्टेज दिया जाता है, उसको वो आउटपुट में इंक्रीज कर देता है। और स्टेप डाउन वो हो गया जो इनपुट में ज्यादा वोल्टेज देने पर आउटपुट में उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। एक्चुअली जो चीज होती है वो इनकी नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से होती है, जो डिजाइनिंग की गई है। अच्छा, इसका अगर प्रिंसिपल हम बात करें, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इज म्यूचुअल इंडक्शन। पढ़े हुए थे दो फिनोमेना हमने, सेल्फ इंडक्शन है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन? व्हेनेवर द वेरिंग करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल and EMF is produced in the neighboring coil which is of opposing nature। जब भी वेरिएबल करंट एक कॉइल में से फ्लो करता है तो उसके नजदीक उसके नेबर में रखी हुई दूसरी कॉइल में ऑल्टरनेटिंग EMF प्रोड्यूस होती है जो कि अपोजिंग नेचर की होती है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पर अभी हम जो स्टडी करेंगे, इसके थ्योरी में स्टडी करेंगे, तो दोनों ही कॉइल जो है वो एक ही फ्रेम के साथ हैं। डिजाइनिंग जो है वो उसका इस तरह से किया है कि जो प्राइमरी की फ्लक्स हो वो सारी की सारी लिंक्ड हो, इससे सेकेंडरी के साथ लिंक्ड हो। प्राइमरी की फ्लक्स और सेकेंडरी की फ्लक्स एक जैसी हो। नंबर ऑफ फीड लाइंस, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शंस का मतलब है कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जिसकी वजह से 100% फ्लक्स प्राइमरी का 100% फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं होता है। थोड़ा बहुत कहीं फ्लक्स का लीकेज रहता है जिसकी वजह से ये ट्रांसफार्मर जो है वो 100% आउटपुट नहीं दे पाता है। यानी कि इनपुट में इसको जो एनर्जी दी जाती है उसको 100% आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। उसको हम एनर्जी लॉसेस में कंसीडर करते हैं, वो अलग से थोड़ा सा डिस्कस होगा। अदरवाइज अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, इसको डिजाइनिंग इस तरह से किया गया है कि प्राइमरी की फ्लक्स और सेकेंडरी की फ्लक्स सेम होगी, है ना। सो इन द थ्योरी वी विल डिस्कस सब मैथमेटिकल टर्म्स, आपस में वो कैसे लिंक्ड होंगी, स्पेशली जो ईएमएफ प्राइमरी की और सेकेंडरी की होगी और जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसके। सो यूज करते हैं हम फैराडेज लॉज। यूजिंग
फैराडेज सेकंड लॉ, स्पेशली सेकंड लॉ से हम बात करें, द ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल, अगर उसको E1 से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो किसके बराबर हुआ, इसकी जितनी उसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, N1 नाम दे दें, N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, N1 इंटू d5 बाय dt, d5e भी कर सकते, d5v मैग्नेटिक फ्लक्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ईएमएफ के बराबर फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। माइनस साइन को यहाँ इंक्लूड नहीं किया हमने, मैग्नीट्यूड लिखा है ओनली। एंड द ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल E2 इक्वल्स टू N2 इंटू d5 बाय dt, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 2 बाय 1, नंबर 1 और नंबर 2 इनको दिया यहाँ हमने, डिवाइडिंग 2 बाय 1, सो E2 ऊपर आ जाएगा, E2 बाय E1 इधर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड से d5 बाय dt, d5 dt सेम फैक्टर है, कट जाएगा, उधर से क्या आएगा N2 बाय N1। अब एक्चुअल हम डिवाइड तो फर्स्ट सेकंड को भी कर सकते थे, डिवाइड नंबर 1 बाय 2, तो क्या हो जाता है E1 बाय E2 इक्वल्स टू N1 बाय N2 होता, लेकिन हमने सेकंड को 1 से डिवाइड किया, उसका पर्पस था हमारा, एक टर्म है यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, ट्रांसफॉर्मर रेशो, ट्रांसफॉर्मर रेशो, transformer ratio which is represented by K, and it is the ratio of number of turns in the secondary to the number of turns in the primary। ये सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। एक्चुअल में जो ये रेशियो है वो ट्रांसफॉर्मर की टाइप के बारे में बताता है। इफ K इज ग्रेटर देन 1, K की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर आती है तो वो ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। एंड इफ K इज लेस देन 1 देन इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन इसके साथ लिंक कर दें तो K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब N2 नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल की ज्यादा होंगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल, है ना। और ऐसे ही K लेस देन 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी होंगी। तो जी यस, N1 ग्रेटर देन, N1 ग्रेटर देन, है ना। सो K लेस देन 1 कब हो जाएगा, या जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर छोटा होगा। आप इसी चीज को N2 लेस देन N1 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि डिजाइनिंग के हिसाब से जो फ्लक्स प्राइमरी का है वो सेकेंडरी के साथ पूरा पूरा लिंक्ड है, d5 बाय dt तो सेम ही आया है, तो वेरिएबिलिटी कहाँ से आएगी, फिर नंबर ऑफ टर्न्स से ही वेरिएबिलिटी आएगी कि वो रेशियो ग्रेटर देन 1 आता है या लेस देन 1 आता है, और उसी के बेस पर ईएमएफ की वैल्यू का बढ़ना और घटना डिपेंड करेगा। जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी उसी तरफ की ईएमएफ ज्यादा होगी, है ना। सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी तो इट मीन सेकेंडरी का ईएमएफ, प्राइमरी में ईएमएफ कम और सेकेंडरी में ईएमएफ का ज्यादा हो जाना, इट मीन्स वोल्टेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और उसी को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, है ना। ठीक है बेटा। सो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू सेकेंडरी के रेशियो के अकॉर्डिंग स्टेप अप और स्टेप डाउन नाम ट्रांसफार्मर को दिया गया है। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया इसमें ईएमएफ का जो रिलेशन है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ आ रहा है। अभी करंट के साथ जो रिलेशन है इसका ईएमएफ का वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो उसके लिए स्पेशली थ्योरी में ध्यान देना है,
an ideal concept was developed. आइडियल कॉन्सेप्ट क्या लिया गया? फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, है ना। आइडियल ट्रांसफॉर्मर किसको नाम दिया जा रहा है? जिसको इनपुट में जितनी पावर दी जाती है उसको वो 100% आउटपुट में कन्वर्ट करता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI, P इक्वल टू VI, और यहाँ स्पेशली लेंगे तो EMF उसकी जगह पर ले रहे हैं हम, V की जगह पर। सो इनपुट पावर फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, इनपुट पावर विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर, है ना। ध्यान देंगे। तो इनपुट पावर के लिए 1 नाम देते हैं। मानो इनपुट के लिए जो EMF है प्राइमरी कॉइल की उसको E1 नाम दिया, करंट को नाम देते हैं I1, और जो सेकेंडरी की है उसकी EMF को E2 और करंट को नाम देते हैं I2, है ना। फॉर्मूला ओवरऑल P इक्वल टू VI है। तो इनपुट के लिए 1 लेटर और आउटपुट के लिए 2। सो E1 I1 इक्वल्स टू E2 I2, है ना। ये चीज हो गई। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इन टर्म्स को, करंट वाली टर्म्स को एक तरफ कर दें, EMF वाली टर्म्स को एक तरफ कर दें, तो E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू I2 अपॉन I1। थोड़ा सा स्टडी करें कि जिसकी EMF प्राइमरी की EMF इधर न्यूमरेटर में है तो कॉरेस्पॉन्डिंग उसका करंट उधर डिनोमिनेटर में, और जिसका करंट न्यूमरेटर में है इधर सेकेंडरी कॉइल का तो उसकी EMF डिनोमिनेटर में है उधर, यानी कि रेसिप्रोकल हो रही है। EMF जो है वो किसके रेसिप्रोकल आ रही है? करंट के रेसिप्रोकल। इन जनरल दोनों टर्म्स में रिलेशन क्या हो रहा है? EMF जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट के आ रहा है। EMF यानी कि वोल्टेज। इट मीन्स एनी चेंज इन वोल्टेज is achieved at the cost of current। वोल्टेज में कोई भी बढ़ना या घटना, जो भी चेंज किया जा रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज में इंक्रीज कर रहा है तो वो किसकी कॉस्ट पे कर रहा है? एट द कॉस्ट ऑफ करंट। उसी रेशो में करंट को क्या कर रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है तो उसी रेशो में करंट को वो क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है बेटा, ध्यान देने वाली बात यह है that any change in the voltage is achieved at the cost of current. So where the step up transformer increases the voltage, alternatively it will decrease the current. दूसरी तरफ जहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर EMF को, वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है, इनपुट में जितनी उसको वोल्टेज दी जा रही है आउटपुट में उसको कम कर रहा है, तो उतना ही करंट को वो क्या कर रहा है? वोल्टेज को कम कर रहा है तो करंट को इंक्रीज कर रहा होगा। ये दोनों फंक्शन है उसके, और यही फंक्शन जो है वो उसको एप्लीकेबल बनाते हैं ट्रांसफार्मर को। जो मेन ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन है वो कहां पर है? इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर अप टू लार्ज डिस्टेंसेस। देखो करंट का प्रोडक्शन कहाँ हुआ? जो प्रोडक्शन साइट है करंट की वो कहाँ पर है? जहाँ डैम बनाया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो, या और किसी भी टाइप का पावर प्लांट जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, और उसका जो कंजप्शन पॉइंट है, सपोज दैट डैम है, भाखड़ा डैम है, पंजाब हिमाचल बॉर्डर पे है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिसिटी का यूज ओवरऑल इंडिया कहीं पर भी दूसरे शहरों में भी होगा। वहां से उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है, किसके जरिए किया जाता है? थ्रू पावर केबल्स, बड़े बड़े टावर्स, और उसके थ्रू बिजली की तारें वो जा रही है। ठीक है, कंजप्शन साइट यहाँ पर है, सॉरी प्रोडक्शन साइट यहाँ पर है, कंजप्शन साइट यहाँ पर है, एंड देयर इज अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द टू। इतने लार्ज डिस्टेंसेस तक जब उस इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर करना है तो प्रॉब्लम क्या आई? लार्ज करंट इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द डिमांड,
सिटी, शहर, जहाँ भी उसको इलेक्ट्रिसिटी को भेजना है डिमांड के अकॉर्डिंग वहाँ उतनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन मेगावाट्स पावर। तो प्रोडक्शन लार्ज हो रही है और उस लार्ज अमाउंट के करंट को सेंड करना है इन ट्रांसमिशन केबल्स में, और अगर वो एज इट इज सेंड किया जाता है, करंट की वैल्यू अगर लार्ज है और उसको एज इट इज अगर सेंड करें तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है, वो हीट की फॉर्म में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड, H इक्वल्स टू I²RT। इस हीट के फॉर्मूला में तीन चीजें आ रही हैं, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो टाइम तो जो इस फर्स्ट साइड टू सेकंड साइड के बीच में लगेगा वो फिक्स रहेगा, उसमें कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, हीट को कम कर सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करके। तो उसके लिए क्या करें, रेजिस्टेंस कम कैसे करें? ये जो मटेरियल की चॉइस है वो ऐसे कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर लिए जाएं, अच्छे से अच्छे कंडक्टर लिए जाएं जिनकी रेजिस्टेंस स्मॉल हो तो हीट कम प्रोड्यूस हो। लेकिन उसमें भी क्या कर सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर, है ना। लेकिन कॉपर भी इतने लार्ज डिस्टेंसेस के लिए यूज होने वाला एक लार्ज मटेरियल कॉस्टली होगा, इकोनॉमिकली हाई कॉस्ट होगी। एल्यूमिनियम ज़्यादातर यूज की जाती है, सिल्वर तो यूज कर ही नहीं सकते, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर ही होता है ना। अच्छा, तो रेजिस्टेंस को और कैसे कम कर सकते हैं? वायर की थिकनेस को बढ़ा के। लेकिन उसमें भी लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन की हम थिकनेस बढ़ाएंगे तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा, इकोनॉमिकली कॉस्ट होगा, और दूसरा ये इतनी मोटी अगर तारें हो जाएगी तो इनको कहीं बाइंड अप करना, उस पर खंभों के ऊपर सेट करना, वो सारा चीज़ जो है वो टीडियस हो जाएगा काम। ठीक है, वो भी एक लिमिट तक ही हम थिकनेस को बढ़ा के रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आया कि वैसे भी सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंस है हीट की वो करंट की स्क्वायर के ऊपर है, बाकी टर्म्स तो सिंगल सिंगल पावर है। तो करंट को अगर डिक्रीज किया जाए तो हीट की वैल्यू को कम किया जा सकता है। और ये जो डिवाइस बनाया गया है वो इस बेस पर बनाया गया है, ट्रांसफार्मर। क्योंकि जब इसका स्टेप अप वाला टाइप, यहाँ पर हम कौन सा यूज करेंगे? स्टेप अप यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाएगा तो अल्टरनेटिवली उतना अमाउंट करंट का क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सो एट द प्रोडक्शन साइट ट्रांसफार्मर कौन सा यूज किया गया? स्टेप अप यूज किया गया, जिसकी प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है भाई। ऑन द अदर हैंड, अच्छा, अब जब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ा देगा, करंट को कम कर देगा। नाउ इट इज सेफ टू सेंड इट थ्रू द ट्रांसमिशन केबल्स। अब काफी हद तक करंट की वैल्यू कम हो गई, तो इट मीन्स करंट से होने वाला जो लॉस है एनर्जी का वो भी काफी कम हो जाएगा। तो सेफली इसको सेंड किया जा सकता है अप टू कहां पर? कंजप्शन साइट। कंजप्शन साइट कोई सिटी है, कोई विलेज है ना, ऐसी जगह जो वहां से जहां पर भी उसकी प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाना है, कोई इंडस्ट्री है। सो हियर वी नीड अगेन दिस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। जितना वो प्रोडक्शन हुई थी वहां पर उस लार्ज अमाउंट करंट की जरूरत यहाँ कंजप्शन साइट पर है। तो उस करंट को इंक्रीज कैसे होगा? वो जब वोल्टेज डिक्रीज होगी, अब है ना, वोल्टेज डिक्रीज होगी तो अल्टरनेटिवली वो डिवाइस वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो करंट को इंक्रीज करेगा। सो कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की ज्यादा होंगी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, जहां आउटपुट मिलेगा जिसमें, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी। सो सच ए डिवाइस विल डिक्रीज द वोल्टेज एंड इंक्रीज द करंट, और उस करंट को फिर हम डिफरेंट डायरेक्शंस में अलग अलग पाथ्स में उसको सेंड कर देंगे तो बाइफरकेट हो जाएगा, अमाउंट उसको ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट यूज ऑफ द ट्रांसफार्मर इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर अप टू लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? इसके अलावा हम डेली लाइफ में भी, जैसे घरों में हम जो अल्टरनेटिव करंट यूज करते हैं तो वो 220 वोल्ट्स का होता है। स्पेसिफिकेशन क्या है? 220 से 240 वोल्ट तक वो थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। लेकिन डिवाइसेस ऐसे भी हैं जहां 5 वोल्ट 10 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है उनको, है ना। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हम ऐसे ऐसे यूज कर रहे हैं
जो सारे जरूरी नहीं है कि 220 वोल्ट ही रिक्वायर करते हैं। किसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट 100 वोल्ट्स की हो सकती है, किसी की 150 वोल्ट्स हो सकती है। तो वो जो चीज़ अचीव की जाती है दैट इज अचीव्ड थ्रू ट्रांसफार्मर। तो छोटे छोटे अडेप्टर्स होते हैं उन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के, जैसे मोबाइल चार्जर का ही अडेप्टर है, तो उसके अंदर क्या लगा है, एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 220 वोल्ट को डिक्रीज, जितनी उसकी स्पेसिफिकेशन है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको डिक्रीज करता है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ वहाँ पर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। तो ये जब हम डिस्कशन में एसी की एडवांटेज की बात करेंगे, एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्शनल करंट, एसी डीसी दोनों पढ़ रहे हैं ना, तो बेटर कौन सा माना गया, एसी। तो एसी का एक एडवांटेज ये है कि ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है वो सिर्फ एसी पे ही वर्क करता है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली ओवर एसी, नॉट ऑन डीसी। क्यों? क्योंकि जो म्यूचुअल इंडक्शन इसका प्रिंसिपल बताया था वो वेरिंग करंट से वर्क करता है कि एक कॉइल में जब वेरिंग करंट का बढ़ना और घटना होगा तो फ्लक्स वेरी करेगी, और फ्लक्स वेरी करने से सेकेंडरी कॉइल में अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस होगी, वही म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना है। ठीक है, तो ये चीज़ सिर्फ एसी में हो सकती है, और ट्रांसफार्मर ओनली एसी पे वर्क करता है, और एसी पे वर्क करने की वजह से ही इसको लार्ज डिस्टेंस ट्रांसमिट कर सकता है। जहाँ रिक्वायरमेंट है इसको कम करने की वहाँ कम कर लिया जाता है, जहाँ जरूरत है ज़्यादा करने की वहाँ ज़्यादा कर लिया जाता है। ठीक है, दूसरा जो एडवांटेज है एसी ओवर डीसी, हाँ हीट नहीं, हीट लॉस को क्या किया जा रहा है, एक पावर हाउस है, पावर हाउस में क्या है, उसकी एनर्जी को स्टोरेज के डिवाइसेस हैं, और एनर्जी स्टोरेज जो होती है वो बाइफ्रिकेट होके होती है। पावर हाउस में एनर्जी एक साथ ना स्टोर होकर बाइफ्रिकेट हो जाती है, उसके चैनल्स बने होते हैं। चैनल्स का मतलब है कि अलग अलग सिटी का या एरिया का एक फीडर होता है, फीडर बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर जितनी उस जगह की पावर कंजप्शन रिक्वायरमेंट है ना, उस फीडर को उतनी सप्लाई दे दी जाती है, तो वो डिफरेंट फीडर जो है वो उस पूरी पावर को बांट लेते हैं। दैट मीन्स उसका बाइफ्रिकेशन कर दिया जाएगा ओवरऑल इलेक्ट्रिक पावर का, वो एक जगह पर नहीं होगी स्टोर। जब उसको स्टेप डाउन करेंगे तो उसी टाइम उसको अलग अलग फीडर्स में सेंड कर दिया जाएगा, है ना। आगे फिर वहाँ से उसको ट्रांसफार्मर के जरिए ही आगे डिफरेंट विलेजेस या इंडस्ट्री सिटी जहाँ भी उसको सेंड करना होता है वहाँ करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, आपने पढ़ा कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू करंट की या ईएमएफ की, अल्टरनेटिंग करंट की क्या फॉर्मूला होता है, आई नॉट इज इक्वल टू √2 IRMS, है ना। तो जितनी इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को, तो इफेक्टिव वैल्यू जितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू उससे ज़्यादा है। कितनी 1.414 वैल्यू होती है √2 की। तो जो टोटल मैक्सिमम वैल्यू है उस एवरेज या ये कहें कि उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का लगभग 1.5 गुना है ना। तो दैट मीन्स ओवरऑल करंट, जबकि जो डीसी करंट होगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, जितनी भी मान लो 220 वोल्ट, एक 220 वोल्ट एसी है और एक 220 वोल्ट डीसी है। तो 220 वोल्ट डीसी का मतलब तो 220 ही है, लेकिन 220 वोल्ट एसी, अब ये 220 वोल्ट जो स्पेसिफिकेशन में लिखा जाएगा ये उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी, E0 इक्वल्स टू √2 ERMS। तो ये 220 जो है वो ERMS की वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो उससे ज़्यादा होगी। 220 को आप 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे तो E0 की वैल्यू वहाँ कंसिडरेबली किसके कंपैरिजन में, डीसी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आएगी ना। तो ये भी उसका एक एडवांटेज है कि उसकी जो पावर है इलेक्ट्रिक करंट एसी की वो डीसी से ज़्यादा है। तो ऐसे कुछ एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे, इसी ट्रांसफार्मर का ही पार्ट है, एनर्जी लॉसेस। हमने यहाँ एक पॉइंट कंसिडर किया था कि एक आइडियल, ये हमने एक आइडियल बात की यहाँ पर, एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है,
एक्चुअल सिचुएशन ये है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से इनपुट पावर जितनी ट्रांसफार्मर को दी जाती है, ट्रांसफार्मर उसको पूरे का पूरा 100% आउटपुट पावर में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, एंड दैट इज ड्यू टू सम एनर्जी लॉसेस। वो किस वजह से होता है? कुछ एनर्जी लॉसेस हैं। तो उसमें सबसे पहला हम हीट लॉस की बात करते हैं। पहला जो एनर्जी लॉस है वो कौन सा? हीट लॉस। छोटे से 4-5 पॉइंट हैं, इसको डिस्कस करके टॉपिक खत्म करेंगे। एनर्जी लॉसेस, कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस क्या है? The windings of primary and secondary are made of copper, which is a conductor. Conductor has a resistance, and in that resistance, energy is wasted in the form of heat. H equals to I square RT, है ना? पहला लॉस। एक लॉस इसमें होता है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस क्या होता है? एनर्जी जिस समय प्राइमरी टू सेकेंडरी में ट्रांसफर की जा रही है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये हमने 3rd यूनिट में पढ़ा हुआ टॉपिक, हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस कर्व पढ़ी थी वहां पर हमने। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो मैग्नेटाइजिंग पावर से पीछे रहता है। पीछे रहता मतलब लैग्स बिहाइंड। लैग्स बिहाइंड का मतलब है जितना किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए जितनी मैग्नेटिक फील्ड उसको दी जाती है, जब वही मैग्नेटिक फील्ड क्लोज की जाती है, हटाई जाती है वहां से, तो स्पेसिमन पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होता है। डिस्चार्ज का मतलब यहाँ उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर आई, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक बना। जैसे ये आयरन कोर है, तो आयरन कोर जब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से पूरी तरह से मैग्नेटाइज होगी, तो उसी करंट के जीरो होने पर वो पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बचेगा, और उसको जीरो करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट वर्क करना पड़ता है जो एनर्जी का लॉस करता है। तो इस फॉर्म में भी एनर्जी लॉस होता है हिस्टैरिसीस लॉस में। तीसरा हो गया एडी करंट लॉस, है ना? बल्क पीस ऑफ मेटल है, बल्क पीस ऑफ मेटल है ना जिसके ऊपर लपेटा हुआ है इसको, और बल्क पीस ऑफ मेटल में क्या होंगे? एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, एडी करंट हीट प्रोड्यूस करेंगे, और उस हीट से भी एनर्जी लॉस होगा। तो उसका इलाज क्या किया जाता है? हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट्स? बाय यूजिंग लैमिनेटेड आयरन कोर्स। इसके छोटे छोटे ऐसे पीसेस करेंगे, वेफर्स बनाएंगे इसके स्लाइसेस, और उसको लैमिनेट करके फिर दोबारा अटैच करेंगे, है ना? तो जिससे एडी करंट की वैल्यू कम हो जाती है। एक होता है हमिंग लॉस। हमिंग, ट्रांसफार्मर के पास खड़े होते हैं, कभी आप इधर भी लगे हो ट्रांसफार्मर जगह जगह, तो उसके पास एक आवाज आती है, ऐसे साउंड आती है ना ट्रांसफार्मर के पास, तो उस साउंड की फॉर्म में भी एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है। वो साउंड क्यों आ रही है? जो उसका ये वाला आयरन पीस है, ये जो कोर है, ये जब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रही है, तो इसके अंदर के जो डाइपोल्स हैं, ध्यान देना,